सेशन में हमारे साथ हैं प्रोफेसर ललितेश मिश्र। प्रोफेसर ललितेश मिश्र संस्कृत जो है और संस्कृति जो है वह इनके रक्त में है। एक बहुत ही संस्कृत के मान्यता प्राप्त विद्वान के पुत्र हैं। खुद भी संस्कृत, हिंदी, मैथिली और अंग्रेजी में बहुत बड़ी इनकी पहचान है। अंग्रेजी के प्रोफेसर रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं, अभी सेवामुक्त हुए हैं। तो अब उस दिशा में उस कुर्म गुरु का विचार क्या है, तो मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी इस पर बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश बाबू, आपने बहुत अच्छी परिचर्चा आज आयोजित की फॉक ब्रेन के माध्यम से। इसके लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद। और धन्यवाद खासकर देवशंकर नवीन जी को, डॉक्टर तारानंद वियोगी जी को, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा जी को और डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जी को। कदाचित थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी जहाँ तहाँ मंडन मिश्र और शंकराचार्य के मध्य हुए शास्त्रार्थ के बारे में होती रही है जब तक, लेकिन इतने विस्तार से उनसे संबंधित जो ऐतिहासिक पक्ष हैं या मंडन मिश्र या शंकराचार्य की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनके जो साहित्य हैं, साहित्य से निकलते हुए जो तत्व हैं, उस तत्व पर पहली बार बहुत ही सूक्ष्मता से इन विद्वानों ने चर्चा की। वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारी मेरे लिए इस तरह भी थी कि मुझे लगा कि मैं पहली बार शायद इन बातों से, इन तथ्यों से रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन एकाध विषय मिथिलांचल की सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में भी कहीं से बात शैलेंद्र बाबू के वक्तव्य के आधार पर आई, तो उस सब संबंध को देखते हुए जिस प्रकार के संदेह उन्होंने व्यक्त किए, उसका उत्तर मुझे लगता है कि कदाचित और भी प्रखरता से दिया जा सकता था नवीन जी के द्वारा, तारानंद वियोगी जी के द्वारा, पंकज जी के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी ही सूक्ष्मता से विद्वतापूर्ण विश्लेषण इन सारे पक्षों का किया है। लेकिन एकाध बात जो मुझे लगता है वो अनसुनी या अनकही रह गई, उसको मैं पहले बता देना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मंडन और शंकर से संबंधित जो चीज़ें अब तक प्रकाश में प्रकारांतर से आई हैं और संगठित रूप में उसे उजागर नहीं किया जा सका, तो उसके संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वक्त बहुत हो चुका है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अब सुनने की इच्छा शायद दर्शकों को नहीं रह गई होगी। फिर भी मैं संक्षेप में अपनी बात कह लेता हूँ। पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीज़ों का अस्तित्व हमारी आंखों से परे होता है। एक अंग्रेजी में बड़े ही अच्छे साहित्यकार हैं, उनका नाम है एल्डस हक्सले। उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, उस किताब का शीर्षक है डोर्स ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्ष ज्ञान के दरवाजे। ईश्वर ने हमें दो आंखें दी हुई है, इस आंखों को भी बहुत दूर तक देखने की क्षमता सीमित है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, व्यक्ति व्यक्ति की भिन्नता के कारण उसके आंख के दृष्टि वो 2 किलोमीटर तक जा सकती है, 3 किलोमीटर तक जा सकती है, 5 किलोमीटर तक जा सकती है। उन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा मान लें कि 5 किलोमीटर के बाद इस संसार में कुछ है नहीं? है, वे चीजें भी अस्तित्ववान हैं। अगर मंडन मिश्र के साहित्य कभी रचे गए और उस पर विशद चर्चा मिथिला में या मिथिला से बाहर नहीं की जा सकी, तो इसीलिए मंडन मिश्र का साहित्य अस्तित्व से मिट गया, या मंडन मिश्र का अस्तित्व कभी वैदुष्य की दुनिया में, मीमांसा की दुनिया में, न्याय शास्त्र की दुनिया में, धर्म शास्त्र की दुनिया में उनके अस्तित्व में होने पर संदेह प्रकट करना,
या विजित उन्हें समझना ये कतई ठीक नहीं है। ये हमारा डोर्स ऑफ परसेप्शन ये हमें बताता है कि हमें उन अस्तित्व को की भी चिंता करनी चाहिए जो मेरी दृष्टि, मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूँ विशेष रूप से, और भी कई बातें हैं जो मैं थोड़े थोड़े शब्दों में बताता चलूंगा। अंग्रेजी साहित्य में एक कालखंड है 17वीं शताब्दी। उस 17वीं शताब्दी में एक बड़े ही प्रतिभावान कवियों का एक दल हुआ। उसको अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकारों ने नामकरण किया हुआ है मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल का अर्थ हुआ कि मेटा मतलब बियॉन्ड, बाहर, हमारी दृष्टि से दूर। अब फिजिकल मतलब जो इस पार्थिव जगत की दृष्टि से दूर की चीजों पर विचार करने वाला, काव्य रचने वाला जो रचनाकार है, उसको उन लोगों ने कह दिया मेटाफिजिकल पोएट्स। और वो मेटाफिजिकल पोएट्स वो बाहर की दुनिया, पार्थिव जगत से बाहर की चीजों के संबंध में अपनी कविताओं में चर्चा उन्होंने नहीं की है। उन्होंने तो बिल्कुल इस पार्थिव जगत की ही चर्चा की है। फिर भी किसी आलोचक ने व्यंग्य के रूप में ही, मजाक के तौर पर ही उन्हें मेटाफिजिकल नाम दे दिया। ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। और बाद के अंग्रेजी साहित्यकारों ने क्या किया कि इन, और इसके गुरु थे जॉन डन, दूसरे थे जॉर्ज हर्बर्ट, तीसरे थे एंड्रयू मार्वेल, चौथे थे क्रैसो वॉन। इन सारे कवियों को उठा करके एक ही साथ पकड़ लिया, मिट्टी के अंदर में गाड़ दिया। 18वीं शताब्दी तक इस मेटाफिजिकल पोएट्स का कहीं पता नहीं चला। 19वीं शताब्दी में कभी इसका कोई पता नहीं चला। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में एक व्यक्ति पैदा हुआ अंग्रेजी साहित्य में, उसका नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट, जिसको टी.एस. एलियट के रूप से भी नाम जानते हैं। पाश्चात्य जगत की जो समालोचना शास्त्र है, उसका सबसे अभी चर्चित और प्रखर पुरुष माना जाता है थॉमस स्टर्न्स इलियट। उस इलियट ने उसको निकाला मिट्टी से, उन लोगों के देह पर जमे हुए धूल के कण को, मिट्टी के टुकड़ों को झाड़ा, उसको ब्रश अप कर दिया और बताया कि अभी 20वीं 21वीं शताब्दी में लिखे जाने वाले काव्य की जो रचना होगी, उसका प्रेरणा स्रोत वह 17वीं शताब्दी में मेटाफिजिकल पोएट्स के कविताओं में पड़ा हुआ है। और उन बीजों को निकाल करके धूप में, आलोचना की धूप में, ताव में सुखा करके लोगों के सामने में रख दिया। और आज हम मानने के लिए बाध्य हैं कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री ही असली आधुनिकतावादी थे, हम नहीं। ऐसा भी होता है साहित्य के इतिहास में, न्याय के इतिहास में, धर्मशास्त्र के इतिहास में इस प्रकार की कई घटनाएं हो गई है। मुझे तारानंद वियोगी जी की वह बात बड़ी अच्छी लगी कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र से संबंधित जो प्रवाद हैं वो पुराण की कथाओं की तरह हैं। बिल्कुल सही। पुराण में जिस प्रकार की कथाओं का आश्रय लेकर के लोगों को डराने की, धमकाने की, समझाने की, बुझाने की का प्रयत्न किया गया है, लगभग उसी तरह का पंकज कुमार मिश्र जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप याद करें कि 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच का जो कालखंड, इतिहास का कालखंड है, उस समय में किस प्रकार की रचना हो, कैसे रचना की जाए, इसका भी एक शास्त्र बन गया था। और उसी शास्त्र के आधार पर ये सब कथा कहानी, पुराण की कथाएं जैसी शंकर दिग्विजय नाटक सब लिखे गए। अब शंकर दिग्विजय नाटक के बारे में बहुत विस्तार से तारानंद वियोगी जी, एक बचपन से मैं उनको जानता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, इसका परिचय बहुत लंबे समय के बाद मुझे आज ये पता लगा कि शुरू से लेकर के मधुसूदन सरस्वती के विचारों को लेकर के आते आते उन्होंने बहुत सारे बातें कह दी। तो अब ये जो प्रपंचपूर्ण इतिहास लिखने का क्रम जो 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और जो 17वीं शताब्दी तक वो जारी था, विद्यमान था, उसी का ये परिणति है, ये पुराण कथा सब
जो आप शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ के रूप में जानते हैं। एक चीज जरा सा सब आदमी विचार करें, ये विचार करना बड़ा जरूरी है। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, जो भी शताब्दी आप मान लीजिए शंकराचार्य हुए थे, भगवत पाद शंकराचार्य। एक चीज और ये बता दूं कि कई ऐसे नए अनुसंधानों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि आप जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है। आदि क्या बात है, शंकराचार्य वो ईसा क्या बात है। और जिस शंकराचार्य की मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ होने की बात कही जा रही है वे 35वें शंकराचार्य हैं। जरा इसको ध्यान में रखना होगा, आदि शंकराचार्य नहीं है, ये 35वें शंकराचार्य हैं। उसके कई प्रमाण है जो मैं बात समय अभाव के कारण उतनी बात में बृहद रूप में नहीं कहूंगा, संक्षेप में कहता चला जाता हूं। ये 35वें शंकराचार्य। जरा सा कल्पना किया जाए कि इनका काल अगर आप मान लीजिए कि छठी शताब्दी है, सातवीं शताब्दी है, आठवीं शताब्दी है, जब भी है, क्या शंकराचार्य के छठी या सातवीं शताब्दी के बाद उनके कोई शिष्य 14वीं शताब्दी तक नहीं हुए? और अगर छठी या सातवीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए तो तारानंद जी भी बता रहे थे, नवीन जी भी बता रहे थे, और पंकज जी भी मानने को तैयार हैं, और शायद कदाचित शैलेंद्र मोहन बाबू मानने को तैयार हैं कि उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। जीता हुआ आदमी ऐसा मुंह बंद करके पड़ा रहता है जो हम जीते नहीं या हम जीते हैं उसकी चर्चा अपनी ग्रंथों में वो ना करे। मेरा ग्रंथ सर्वोत्तम ग्रंथ है, तो कदाचित तारानंद जी के ग्रंथ से, कदाचित पंकज जी के ग्रंथ से, कदाचित देवशंकर नवीन जी के ग्रंथ से मेरा ग्रंथ अति सुंदर है, यह कहने का लोभ किसको नहीं होता है। शंकराचार्य ने क्या अपने 200 लिखी हुई प्रणीत 200 लिखी हुई पुस्तकों में कहीं इस बात की चर्चा की है कि मंडन मिश्र मुझसे पराजित हुए थे और मैंने उनको शास्त्रार्थ में हरा दिया था? किसी पुस्तक में आज तक उनके द्वारा रचे गए किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार का कथन उन्होंने कहीं लिखा नहीं है। एक बात, छठी सातवीं शताब्दी में अगर वो हुए थे तो 14वीं शताब्दी में उनके बाद कम से कम जो मेरी जानकारी है शायद 47 शंकराचार्य अलग अलग मठों में हुए हैं। किसी शंकराचार्य ने, अनुवर्ती शंकराचार्य ने, परवर्ती शंकराचार्यों ने अपने किसी अभिलेख में इस बात की चर्चा नहीं की है कि हमारे भगवत पाद शंकराचार्य ने मीमांसक मिथिला के पंडित मंडन मिश्र को पराजित कर दिया था, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। ये 600 वर्ष के बाद ये कहां से ये आदमी माधवाचार्य, जिसके अस्तित्व के बारे में खुद ही संदेह है, तो तारानंद वियोगी जी ने तो बड़ी अच्छी बातें कर दी कि क्या यह वही भास्कराचार्य है जो नित्यानंद वो वहां का था, वो क्या नाम है, वो 14वीं शताब्दी में भास्कराचार्य, ये जो सायन के भाई थे, क्या ये वही है? क्योंकि उसके आप शंकर दिग्विजय नाटक को देखिए, उसमें अलग ढंग की व्याख्या उन्होंने की है, और नित्यानंद जी की के जो ग्रंथ हैं उसमें जो व्याख्या है वो व्याख्या तो बिल्कुल अजब है। अब उसका भी प्रमाण में 1-2 प्रमाण दे के छोड़ देता हूँ। एक तो पहला ये है कि जिस समय में शंकराचार्य ने 14वीं शती में ये शंकर दिग्विजय लिखा नाटक को, तो उसके बाद एक विचित्र प्रकार की प्रतिक्रिया और सब मठों में भी हुई, और उन लोगों ने देखा कि अरे भाई ये भास्कराचार्य का, माधवाचार्य का अगर ये आ चुका है तो फिर हम लोग क्यों बैठे हैं, हम लोग भी अपनी अपनी कथाओं का प्रचार प्रसार करें। तो जितने भी मठ से शंकर, जिसमें व्यासगिरी का भी है, उसके बाद और भी कई नाम हैं जो उन लोगों ने भी, आनंद गिरी का है, उसके बाद चिद क्या नाम है उनका भी है, ये कई लोगों ने, चूड़ामणि जी का भी है, उन लोगों ने जो लिखा है, सब कथाओं में आप देखेंगे कि कहीं भारती का नाम उम्बेक है, तो कि कहीं गौरी है, तो कहीं कुछ है, कहीं सरस्वती है, कहीं शारदा है, अलग अलग नाम से हैं, और अलग अलग कथाओं को स्वरूप दे दिया गया है। नए नए ढंग से, नए नए प्रकरण को जोड़ते
जोड़ते हुए, और यह सिलसिला अंतहीन होता बनता चला गया। इसीलिए उसके कल्पित होने का, उसके निराधार होने का, उसके निर्मूल होने का पूरा पूरा संशय होता है। सिर्फ एक बात से मेरी असहमति है, जो तारानंद वियोगी जी ने राहुल सांकृत्यायन को कोट करते हुए कहा कि वाचस्पति मिश्र ने शंकराचार्य को अपने कंधे पर रखा। मैं इससे सहमत कतई नहीं हूँ। उन्होंने जहाँ कहीं भी उनकी चर्चा की हो, एकाध पंक्तियों में कहीं चर्चा की हो, लेकिन वाचस्पति मिश्र के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो न्याय वार्तिक, न्याय तत्व कौमुदी हो, न्याय तात्पर्य टीका हो, या और भी जो उनके ग्रंथ हैं, या भामती हैं, आप उसमें देख लीजिए कि अपने गुरु के रूप में किस तरह से पूजा उन्होंने की हुई है मंडन मिश्र की। शंकराचार्य को अपने पीठ पर उठाने का सवाल कहाँ पैदा होता है? हो सकता है कि राहुल सांकृत्यायन ने अपने कंधे पर उनको उठा लिया हो, यह संभव है, लेकिन कम से कम वाचस्पति मिश्र के द्वारा उनको कंधे पर उठाने का नहीं है। आप कम से कम मंडन मिश्र की प्रशंसा में जिस प्रकार की बातें उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उससे पता चलता है। और ये मिथिला की परंपरा भी है कि पूर्व पुरुषों को बिना प्रणाम किए वो किसी भी प्रकार के सिद्धांत के निरूपण के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। चाहे वो न्याय शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, या तंत्र शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, उसमें पूर्व परंपराओं के पूर्ववर्ती गुरुओं की अभ्यर्थना किए बिना, उसको ईश्वर तुल्य मानते बिना वे लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य को उन्होंने इतनी अहमियत दी होगी कि उन्होंने अपने कंधे पर बैठा लिया। वैसे मैं इतना पहले स्वीकार कर लेता हूँ अपनी सीमा कि मैं संस्कृत का छात्र नहीं रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, न मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है, न न्याय शास्त्र पढ़ा है, इसीलिए मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन कम से कम वाचस्पति मिश्र के बारे में जो मेरी जानकारी है, उनके किताबों के जो सरलार्थ अंग्रेजी या हिंदी में मैंने देखे हुए हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद मुझे कहीं दूर से भी ऐसा नहीं लगता है कि वाचस्पति मिश्र ने उनको अपने कंधों पर बैठाया हो और उनको उनका जशोगान करने की उन्होंने कभी कोई चेष्टा की हो। ये नहीं होता है। दूसरा कि नवीन जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि जो कोई एक सन्यासी होगा वो परकाया प्रवेश में करके और वैसी चीजों के ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा जो एक वेदांती के लिए, एक सन्यासी के लिए निषिद्ध है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात कि विचारों का मेल भी संभव नहीं है। बहुत सारे वक्ताओं ने अभी बातचीत के क्रम में ये बताया कि वेदांत पर चर्चा हो रही है। वेदांत के वो बता रहे थे संभवतः वियोगी जी कि अब जैसे सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण में एक ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उसके अस्तित्व को जानने के लिए 100 मार्ग बताए गए हैं। वेदांत के अर्थ को, उसके प्रतीक को समझने के लिए मान लीजिए कि अगर कई रास्ते हैं, प्रवृत्ति मूलक भी है, निवृत्ति मूलक है, ये रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो प्रवृत्ति मूलक व्याख्याकार है वो कम से कम निवृत्ति मूल की ओर नहीं जाएगी। और मंडन मिश्र के साथ सबसे बड़ा जो प्रकारांतर से लोगों के व्याख्यान में अभी सुनने को मिले कि वो तो याज्ञवल्क्य जनक की भूमि के व्यक्ति थे, जहां पर ज्ञान और कर्म के समुच्चय की बात होती है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती है, और गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही ज्ञान मार्ग के द्वारा भी और प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा भी, वो कर्म के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति का उद्घोष किया जाता है। उसको कोई निवृत्ति मार्ग का आदमी उसको पराजित करके यहाँ से चला जाएगा, ऐसा संभव मिथिला के किसी भी विद्वान के संबंध में, या मिथिला के जो सांस्कृतिक इतिहास है उस इतिहास में किसी भी विद्वान के पराजित होने की कथा कदाचित हमने भी नहीं सुनी है। 71 वर्ष का मैं हूँ, ऐसी कोई कथा हमारे सामने में नहीं है। तो वह भी उस हिसाब से भी खंडित
और खास करके तारानंद वियोगी और देवशंकर नवीन जी ने तो इतने सारे तर्क उपस्थापित किए, जिस तर्क का जवाब शायद ही किसी बहुत अच्छे जानकार को भी देने में कठिनता हो सकेगी। इसीलिए इन सब बातें को परिप्रेक्ष्य में, और एक मैंने देखा था कि किसी ने एक सवाल उठाया हुआ है कि जरा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए कि वो महिषी के थे कि मध्य प्रदेश के माहिष्मती के थे कि कहाँ के थे। हालांकि जवाब तारानंद जी ने भी दिया है और वियोगी जी ने भी दिया है, पंकज जी के भी बयान में प्रकारांतर से वो बात आई है। ये मंडन मिश्र मध्य प्रदेश के नहीं है। ये जिस महिषी के हैं वो महिषी कौन है, जरा सा उसको जान लीजिए। 845 ईस्वी में एक राजवंश था जिसको बोलते हैं कलचुरी राजवंश, और इस कलचुरी राजवंश का एक प्रमुख केंद्र यह गांव जिसको आप महिषी के रूप में जानते हैं, उस गांव का नाम पहले जो कुछ भी रहा हो बुद्धकालीन इतिहास में, क्योंकि उस समय में तो अंगोतराप और अपन निगम का यह एक क्षेत्र था संपूर्ण कोसी, और उसी क्षेत्र में से यह भी समाविष्ट था। लेकिन 845 ईस्वी में कलचुरी राजवंश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था महिषी, और उसी के नाम पर बिहार रिसर्च सोसाइटी में जो ऐतिहासिक उत्खनन के बाद और या फिर जो जानकारियां प्राप्त की गई उसके आधार पर जो जर्नल्स आए हैं उसमें उन लोगों ने भी इस बात को सिद्ध किया कि कलचुरी राजवंश की राजकुमारी महिषी, जो महिषी में ही रहकर अपने राजकाज को संभालती थी, उनके ही नाम पर इसका नाम महिषी था। ये मंडन मिश्र उसी महिषी के थे। एक विश्वरूप मिश्र की भी चर्चा आई है कि मंडन मिश्र का एक नाम होता नहीं भाई साहब, मंडन मिश्र के गांव महिषी में उनके समकालीन ये बहुत बड़े दार्शनिक हो गए हैं, उनका नाम है विश्वरूप मिश्र। ये मिश्रांत हैं ये सारे लोग, इनके नाम का अंत मिश्र से होता है। ये भी महिषी के ही वासी थे और वो भी बहुत बड़े न्याय शास्त्र के विद्वान थे। इसीलिए ये सारी परिस्थितियां हैं और इसमें कहीं से भी अब संदेह या संदिहान होने की जरूरत नहीं रह गई है कि ये महिषी था कि वह महिषी था। ये महिषी सिर्फ वही था। दूसरा, मंडन मिश्र की जो किताबें आप भावना विवेक, विधि विवेक व ब्रह्म सिद्धि पर जो उनका भाष्य है या और भी जो उनकी किताबें हैं, उसमें जो शब्द, जैसे वाचस्पति मिश्र की किताबें भामती हैं, उसमें कतिपय ऐसे शब्दों का बहुलता से प्रयोग है जो मिथिला के देशज शब्द हैं, और इन देशज शब्दों के बाहुल्य से इस बात को भी प्रमाणित किया ही जा सकता है कि वो मिथिला क्षेत्र के महिषी गांव के निवासी वह मंडन मिश्र थे। भारती के संबंध में भी मुझे कई विद्वानों से, तारानंद वियोगी जी से भी कई दफे बात हुई है, नवीन जी से भी बात हुई है। पता नहीं आज इस बात पर, हालांकि उन लोगों ने उल्लेख तो किया लेकिन जोर नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कई बार कहा हुआ है कि आपको विश्वास होता है जो भारती नाम की विदुषी कोई मिथिला में पहले से चर्चित रही है जो मंडन मिश्र की धर्मपत्नी थी? मुझे तो संदेह है। उन लोगों ने बताया है, मुझे ये संदेह है कि ये भारती नाम की उनकी कोई पत्नी थी। क्यों कि मिथिला के सांस्कृतिक इतिहास में गार्गी की चर्चा है, मैत्रेयी की चर्चा है और विदुषियों की चर्चा है। भारती नाम के विदुषी की चर्चा बस इन्हीं ग्रंथों के कारण हम लोगों के जीवा पर, हम लोगों के मानस पर आ चुका है। मंडन मिश्र की वास्तविक पत्नी थी कौन, क्या उनका नाम था, क्या उनकी योग्यता थी, किस प्रकार के उनके वैदुष्य थे, इस पर अभी अनुसंधान शेष हैं और बहुत सारा काम इस पर किया जाना अभी भी बाकी है। ये बात सही है कि आज की चर्चा बहुत सार्थक रही है। बहुत सारे ऐसे खंडित न किए जाने वाले तर्क प्रस्तुत किए हैं। खास करके विशेष रूप से मैं तारानंद वियोगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले भी बहुत काम किया हुआ था और अब तो इतने सारे तथ्यों का संग्रह उन्होंने कर करके आज हम लोगों को, श्रोताओं के सामने में उन्होंने रखा कि अब किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। इतना मैं मानता हूँ, मैं भी मिथिलांचल का ही रहने वाला हूँ, कि यहाँ के लोग बड़े बीतरागी हैं। जब सब कुछ जहाँ पूरी दुनिया में हो जाएगा तब
3 महीने के बाद उठेगा, कहेगा कि ऐ हो अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान कौन है। ये बीमारी मिथिला के संस्कार में भरी पड़ी है। इस संस्कार को हटा करके लोगों को उद्बुद्ध करने का काम इसी प्रकार की कौशल कुमार मिश्र जी की, कैलाश कुमार मिश्र जी का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा ही लोगों को उद्बुद्ध करके और उन्हें उत्प्रेरित किया जा सकता है। मंडन मिश्र के जीवन से संबंधित, उनके कृतित्व से संबंधित हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी को। कितना परिश्रम लगा होगा कि उनकी सारी कृतियों को उन्होंने एक जगह एकत्रित करके उस पर विशद व्याख्या प्रस्तुत की और लोगों के सामने में तथ्यों को उन्होंने जो जोड़ा, जो जिस ब्रह्म सिद्धि के लेखक के रूप में उनको जानते थे शंकराचार्य को, वो वास्तविक अर्थ में उन्होंने भाष्य लिखा हुआ है। और ये ब्रह्मसूत्र कहीं कोई नई किताब या कोई नया उपस्थापन नहीं हो गया, ये तो ईशावास्योपनिषद से लिए गए विचारों के संकलन को नवीकृत स्वरूप में रखने की कोशिश ब्रह्म सिद्धि में हुई है। इन सब बातों की जानकारी पहले कहाँ थी। कुप्पू स्वामी जी ने जब लिखा था तो उन्होंने इन सारे स्रोतों को तो देखा पढ़ा नहीं था। अब वे सारी चीजों का, उसके आंतरिक अवयव का पर्याप्त अध्ययन मनन करके साक्ष्य का अंत साक्ष्य के आधार पर उपस्थित किया जा रहा है। इसीलिए अब वो दिन दूर नहीं है कि इन सारी भ्रांत धारणाओं को खंडित करके और मिथिला के विद्वान, ये प्रसिद्ध विद्वज्जन जो आज भाग ले रहे हैं, फिर 23 को भाग लेंगे, वे लोग पूर्णतः खंडित करने में सामर्थ्यवान होंगे और इन सारी चर्चाओं को एक जगह समाविष्ट करके अंग्रेजी भाषा के माध्यम से या अन्य भारतीय आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से लोगों में वितरित किया जाएगा तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। जहां तक वो शैलेंद्र मोहन बाबू पूछ रहे थे कि इतने दिनों से लोग अगर ये कथाएं भ्रामक थी, निराधार थी, निर्मूल थी, कल्पना से बाहर की वस्तु थी, तो ये कैसे मानते चले आए। अच्छा, तो बीरबल, मुझे बताया जाए कि बीरबल और अकबर की जो कहानियां हैं मिथिला में, जो प्रसिद्ध गोनू झा की कहानियां हैं, डाक के जो वचन हैं, उसको तो किसी ने देखा नहीं था। डाक के समकालीन तो कोई है नहीं। गोनू झा के कौन थे? वो तो सब दंत कथा है। उसमें लोकनायक इसी तरह बनाए जाते हैं और उनके कथन को लेकर के लोग रसास्वादन करते हैं, हंसते हैं और चटकारा लेकर के मजा लेते हैं। तो यही तो हुआ है मंडन मिश्र के साथ। और वो बहुत अच्छी बात वो कह गए पंकज कुमार मिश्रा, जो मंडन मिश्र को इस तरह से पराजित करके नीचा दिखाने का काम इसीलिए हुआ कि मिथिला ही एक वैसी जगह थी जो बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रसार को, शंकराचार्य भी इतने सबल नहीं थे कि वो अकेले दम पर उसको तोड़ देते। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को प्रभावहीन बनाने के लिए, निष्प्रभावी बनाने के लिए, उसको खंडित करने के लिए, चाहे उसकी व्याख्या वसुबंधु ने की हो, दिंगनाथ ने की हो, धर्मकीर्ति ने की हो, इन सबों को खत्म करने का काम मिथिला के पंडितों ने किया। मंडन मिश्र ने किया, वाचस्पति मिश्र ने किया, पारस सारथी मिश्र ने किया, शालिकनाथ मिश्र ने किया, मुरारी मिश्र ने किया। ये सारे विद्वानों ने तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा, शंकराचार्य पर उन लोगों ने उतना प्रहार नहीं किया। वे अगर करना चाहते तो शंकराचार्य कब के मिट गए होते। उन लोगों ने तो अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर दी बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए और मिथिलांचल को उसके प्रभाव से मुक्त रखने के लिए। यही कारण है कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गई, लेकिन मिथिला की किसी भूभाग में उसका प्रवेश संभव नहीं हो पाया। ये इस प्रकार के मैथिल विद्वानों के कृतित्व हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि हमें जिस प्रकार उन लोगों के इस सेवा के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाना चाहिए, उसमें हम कदाचित थोड़ा बहुत असफल जरूर हुए हैं। लेकिन ये जो नए विद्वानों का दल, जिन्हें आप आज सुन रहे थे, आगामी दिनों में सुनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिन में ऐसे नए नए तथ्यों के उद्घाटन होने वाले हैं जिससे सारी सच्चाइयां सामने आ जाएंगी और जितने भी ये निर्मूल बातें कही गई हैं उसके उद्भेदन होने से वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू।